चलो भाई, अब्दुलरहमान आपको मैंने लेक्चर भेजा था, देखा आपने? नहीं सर, अभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा आप? बस फिर यार चले जाएं फिर। क्या करेंगे आज बैठ के, आपका टाइम ज्यादा जाया होगा। सर ये भी रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर इकट्ठे देखूंगा। चले, मैं रिकॉर्ड फिलहाल कर रहा हूँ वैसे ये। जी सर। अच्छा, वापस चलते हैं जरा। वैसे हमने वो पिछले चैप्टर खत्म कर लिए, वर्क पावर एनर्जी वाला हमने सारा खत्म कर लिया, पावर भी खत्म कर ली, एफिशिएंसी भी कर ली, उसके थोड़े बहुत सवाल भी कर लिए। अब हमारा ये अगला पार्ट है, दैट इज मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का जरा रिकैप हम कर लेते हैं। मूवमेंट्स था क्या? ये था कि आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। बहुत सिंपल सी बात ये है कि देखिए, ये जो मोमेंट होता है ये वर्क डन की तरह है, लेकिन वर्क डन था दोनों सेम डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो चीज जानी चाहिए। लेकिन दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्टेंस हैज टू बी परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अगर देखिए फॉर एग्जांपल, ये जो मोमेंट होता है उसको दूसरा नाम हम देते हैं टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट, अच्छा, तो टर्निंग इफेक्ट ये था कि आपके पास भाई अगर ये एक पिवट है, तो आप जो फोर्स लगाते हैं वो आप परपेंडिकुलर लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल है लेकिन फोर्स आप वर्टिकल लगा रहे हैं। और मोमेंट हमेशा काम भी इस तरह से करती है कि फोर्स और डिस्टेंस को हमेशा उल्टा होना पड़ता है। सही है। अच्छा, और एक और बात मैंने ये की थी कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ये नट है और आपके पास ये एक रेंच है, ठीक है? और आप इन दोनों में से अगर सेम जान लगाएं तो किसको, कौन सा वाला नट जो है वो घूम जाएगा आसानी से? वो होगा D2 वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही जरा गौर से सोचें कि जितना ज्यादा लेंथ होगा ना पिवट से, जितनी दूर हो गया आप पिवट से, उतनी ज्यादा आसानी होगी आपको उस चीज को घुमाने के लिए। जैसे कि दरवाजे की मैंने एग्जांपल ये बताई थी कि अगर आप दरवाजे को यहां से खोलेंगे बिल्कुल हैंडल के पास से, तो वो खुल जाएगा, आराम से टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके हिंज के साथ उसको खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और मोमेंट का फॉर्मूला में यही बताता है कि इफ मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और अगर मैं फोर्स को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूं तो ये चीज बन जाती है। तो मुझे ये नजर आता है कि फोर्स और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं पिवट से तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अगर मैं डिस्टेंस कम कर देता हूँ, पिवट के करीब चला जाता हूँ, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सही है। तो दिस वाज दी बेसिक आइडिया ऑफ मोमेंट जो हमने पढ़ा था। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि जब भी चीज में कहते हैं ना कि एक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, दो मतलब होते हैं। एक, कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। क्योंकि अगर एफ इज इक्वल टू एम ए में देखें, जब आपके पास कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे होगी? क्योंकि फोर्सेस कैंसिल आउट होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब कि आपकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये तीनों का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और रिजल्टेंट मोमेंट जीरो, ये एक और कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। जब कोई चीज कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये बंदा बैठा हुआ है इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है, उसके ये दो मतलब होते हैं, कि रिजल्टेंट मोमेंट जीरो और रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट मोमेंट जीरो क्या है वो भी हम इसमें आगे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, इस पे आगे अब चलते हैं जरा सवाल पे। ठीक है। हाँ जी, कासिम आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। अच्छा, ये जरा सवाल कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अब ये है क्या, ये समझे, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना, तो आप ए लेवल का भी मोमेंट का सवाल कर लेंगे। ठीक है। ओके, ये है भी वैसे ए लेवल का ही, ये मैंने ए लेवल से उठाया था। अगर आप ये चीज समझ रहे तो मतलब आपको मोमेंट का सारा कुछ आ जाएगा, आपको ओ लेवल वाला भी आ जाएगा, ए लेवल वाला भी आ जाएगा। कोई भी सवाल आपको उठा के दे देना तो आप कर सकेंगे। अच्छा, अब आपके पास ये एक समझे एक वुडन ब्रैकेट है लकड़ी की, एल शेप। और ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे फिक्स की हुई है आपने किसी चीज से, ठीक है? ये पिवट है, यहाँ से वो चीज फिक्स हुई है, वो यहीं से हिलेगी। अच्छा, और मतलब समझे कि वो यहाँ तो थोड़ा आगे चली जाएगी, यहाँ तो वो पीछे की तरफ हो जाएगी। सही है। तो मतलब वो एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ तो ये आगे चली जाएगी, यहाँ तो ये पीछे चली जाएगी, ये बेसिकली इस तरीके से अटैच की हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं फॉर एग्जाम्पल उस ब्रैकेट को अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग फोर्स से खींचता हूं। तो मेरा सवाल ये होगा कि
उसमें कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेट्स चेक। अब लेट्स से कि मैं उस ब्रैकेट से यहाँ 2.5 मीटर दूर 10 न्यूटन की फोर्स से उसको खींचता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैं अगर निकालना चाहूँ व्हाट इज द मोमेंट फॉर ए, ठीक है, तो मोमेंट कैसे निकालूंगा मैं? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट। जिस तरह वर्क डन किस तरह निकालते थे, वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि आपने कितनी ज्यादा फोर्स लगाई एक सर्टेन डिस्टेंस को आगे पुश करने के लिए। तो मोमेंट समझे वो टर्निंग इफेक्ट का वर्क डन है। सही है, कि आपने कितनी फोर्स लगा के किसी चीज को घुमाया, ये मोमेंट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स देखते हैं कौन सी आपकी 2.5, नहीं, फोर्स आपकी है 10। डिस्टेंस क्या होगा? हाँ जी आनिया, आपकी ये जो फोर्स है, सर हाँ यहाँ डिस्टेंस पे डिस्टेंस क्या 2.4 होगा? मीटर। डिस्टेंस होगा 2.5। हाँ जी कासिम, ये 2.5 क्यों होगा? सर क्योंकि जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो 2.5 आ गया है ना, 2.5 मीटर की हाँ रेंज में। एग्जैक्टली exactly. ये डिस्टेंस याद रखो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्ट, सॉरी इसमें सिर में लिख देता हूँ, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर। हाँ जी, सर फ्रॉम पिवट। फ्रॉम पिवट, यस। ठीक है, तो याद रखना डिस्टेंस में ये। अच्छा, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 25 न्यूटन मीटर। ये इसका मोमेंट है, मतलब इस ए वाली फोर्स का 25 न्यूटन मीटर टर्निंग इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब वो इतने मोमेंट्स है वो मूव करेगी। अच्छा, बी पे आ जाते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, दोबारा लगाना है। ये बी वाली फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट का फोर्स लगाऊं, ओ सॉरी फॉर्मूला लगाऊं, तो मोमेंट क्या होना चाहिए? कैसे निकालेंगे? वैसे खुद ही सोचो जरा, ये अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट फिक्स की हुई है मैंने, और ये मतलब इस तरह आगे पीछे जा सकता है वो ब्रैकेट, और अगर मैं उसको 10 न्यूटन की फोर्स से यहाँ से खींचूं, सर जीरो। कैसे जीरो कैसे? सर वो हिलेगा ही नहीं। हिलेगा ही नहीं, एग्जैक्टली exactly. और क्या मैं फॉर्मूला से ये चीज बता सकता हूँ? हम्म, फोर्स कितनी है वैसे, मैं कितनी फोर्स से खींच रहा हूँ? सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना वैसे होना चाहिए? तो डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ। डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे असल में ये है कि डिस्टेंस 5 नहीं है, डिस्टेंस 0 है। क्यों? इस वजह से जीरो, वो मोमेंट जीरो बन जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला पे जरा वापस चलते हैं। फॉर्मूला ने क्या कहा था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स। मतलब कि आपके पास अगर ये पिवट है, ठीक है, और आपकी फोर्स क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब अगर आप डिस्टेंस ये वाला ले रहे हो, ठीक है, तो आपने फोर्स वो वाली लेनी है जो 90 डिग्री हो, राइट? आप डिस्टेंस ये वाला लोगे, राइट? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपके ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन वो वाली फोर्स किधर थी? वो वाली फोर्स तो इधर थी, एफ, राइट? यस तो सर। आप यहां से करोगे कैसे? सबसे पहली बात, ये तो एक एंगल ही नहीं बन रहा है 90 डिग्री का, ये तो 180 डिग्री बन रहा है। तो जब ये 180 डिग्री हो गया तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस ही आपने परपेंडिकुलर लेना होता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो। वाई मैं रीजन भी लिख देता हूं, एज फोर्स एंड डिस्टेंस आर नॉट 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, सी पे आ जाते हैं। हाँ जी आनिया, ये आपके लिए है। ये सी फोर्स है, मतलब अगेन ब्रैकेट इसी तरीके से लगी हुई है, और मैंने यहां से उसको खींचा ऊपर। तो मोमेंट कितना होना चाहिए वैसे? किस तरफ जाना चाहिए ये ब्रैकेट सोचें किस तरफ जानी चाहिए? हाँ जी आनिया। सर ब्रैकेट मूव नहीं करेगी। अच्छा, ब्रैकेट मूव नहीं करेगी, व्हाई नॉट? नहीं सॉरी, स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करेगी। ओके, मतलब ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी।
जी। हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि आप उसको ऊपर पुश करें ना, मतलब खुद ही सोचे अगर आप यहाँ से उसको ऊपर धक्का देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, वो ब्रैकेट थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी, दूसरी तरफ इस तरफ टिल्ट कर जाएगी। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मोमेंट कैसे निकालूं, इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कैसे निकालूं, मोमेंट कैसे निकालूं, क्या कहती हैं? सर वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर्स है, यस। लेकिन पिवट से नहीं है। ओके, सो लगा के देखते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब फोर्स हमें पता 65 है, राइट, हमें ये तो पता है 65 न्यूटन। अब डिस्टेंस का मसला है, मैं डिस्टेंस कौन सा लूं, मेरे पास तो ये 5 भी है, मेरे सर पास ये हम 3 ऐड भी कर है। सकते हैं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है, फिर क्या मैं 5 और 3 को ऐड कर दूं, ये भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें से सही कौन सी वाली है, क्या करें? अगर आप ये चीज समझ आ जाए तो समझे आपको मोमेंट्स आ गया। अगेन, मोमेंट क्या था, मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, डेफिनेशन में ही सारा कुछ है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। हाँ जी, क्या कहते हैं, फोर्स जो आप ले रहे हैं, फोर्स जो आप ले रहे हैं वो हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द पिवट। अब इसमें जरा मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आपने ली थी 10, क्योंकि वो सीधे सीधे पता लग रहा था कि डिस्टेंस और फोर्स का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अच्छा, और यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि आप डिस्टेंस ये ले रहे थे और फोर्स का भी एंगल सेम था, तो ये इसका तो बनता ही नहीं था। अब सी का चेक करते हैं, सी में आपके पास 65 न्यूटन जो फोर्स है वो इस तरह से बन रही है, तो आप जो है वो डिस्टेंस क्या ये वाली लेंगे, नहीं, आप डिस्टेंस इनफैक्ट, सॉरी, आप देखेंगे कि पिवट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब इसका तरीका पता है क्या है, इसका तरीका ये है कि आप पिवट से जहां पे भी पड़ा हुआ है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें। फॉर एग्जांपल, आप करें ये कि लाइन एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, ठीक है, फोर्स की, और अब देखें कि पिवट कहाँ पे है, आप पिवट की भी समझे एक लाइन एक्सटेंड कर दें, तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना, this would be the distance that you take. That means 3 is the correct answer. Nor is 5, nor is 5 plus 3. 3 इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। के मतलब अगर आपके पास ये पिवट है, ठीक है, और आपकी फोर्स इस तरीके से है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपने हमेशा ये वाला लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब ये सिनेरियो है, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ये समझिए अगेन उसी तरीके का एल शेप ब्रैकेट है। अब मैं कहता हूं कि मैंने उसको यहां से इस तरफ पुश किया या पुल किया, ठीक है, और दिस इज D1 एंड दिस इज D2, ठीक है। अब मैं इसमें मोमेंट निकालने के लिए कौन सा डिस्टेंस लूंगा, मैं उसमें ना तो D2 लूंगा ना तो D2+1 लूंगा, मैं इसमें D1 लूंगा। वाई? क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दूं और मैं पिवट की लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो क्या ये आपस में पैरेलल चल रहे हैं? तो दैट मींस दैट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि फोर्स अगर इस तरीके से जा रही है तो डिस्टेंस आपका हमेशा यहाँ पे फिर ये परपेंडिकुलर एंगल ही बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ सवाल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, तो खैर, फोर्स इंटू डिस्टेंस 65 मल्टीप्लाई बाय आपने करना है इसमें 3, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है लंबी सी लाइन खींच दो, और जो पिवट है वो उसकी भी उसी डायरेक्शन में लाइन लंबी सी खींच दो, तो जो ये इसके बीच वाला डिस्टेंस होता है ना, वही आपका हमेशा डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये मैं लिख के भी आपको देता हूँ। हाँ जी हानिया, कुछ समझ आई कि नहीं? जी सर। ठीक है। अच्छा, 65 इंटू 3,
डी पार्ट क्या है? अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। आगे बताएं। हाँ जी कासिम। जी 50 सर। न्यूटन की फोर्स है और मैं सर बिल्कुल ये जीरो एज होगा से ये खींच तो। रहा हूँ। अच्छा जीरो जीरो क्यों होगा? सर, क्योंकि इसका 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है 90 डिग्री नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं जरा। अच्छा 90 डिग्री एंगल नहीं सर बन रहा, उसके ठीक है आपकी अगर बात। अगर हम हाँ इसको एक्सटेंड कर दें जिस तरह हमने पहले हाँ किया था, हाँ। तो फिर ऐसे बन जाएगा। नहीं, क्या नीचे इसके वाले बीच में हाँ। कोई डिस्टेंस बन रहा है? जी सर। और वो कितना बन रहा है? 5। सर एंड 5। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 50 मल्टीप्लाई बाय 5। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू, फोर्स कितनी थी 50 और डिस्टेंस था 5, दैट मीन्स 250 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सही। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है ना, आप क्या करें, एक लाइन एक्सटेंड कर दें फोर्स की, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में उसी एंगल पे आप पिवट की भी एक लाइन खींच दें। तो जो ये आपका बीच वाला एंगल, बीच वाला जो डिस्टेंस होगा ना, दैट वुड बी द करेक्ट डिस्टेंस दैट यू वुड टेक। अब यही वाला लाइन वाला फॉर्मूला ना हम इसके साथ अप्लाई कर देते हैं, बी के साथ। अब यहाँ पे जरा हम यही तरीका अगर इस्तेमाल करके देखें, तो आपकी फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में, तो मैं अगर फोर्स की एक लाइन एक्सटेंड कर दूं तो इस तरह की बनती है। लेकिन मसला ये है कि जब मैं पिवट की लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये कितना डिस्टेंस बन रहा है? ये तो जीरो बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो लाइन आपने एक्सटेंड की है और जो पिवट है उसके बीच में डिस्टेंस जीरो है, राइट? सो दैट इज वाई वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होकर आपका मोमेंट जीरो बन जाता है। ठीक है हाँ जी कासिम, आई समझ? यस सर। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। 65 × 3 क्या बनता है भाई? 180 और 195। ठीक है। अच्छा अब, हाँ जी अब्दुलरहमान इधर ही है? जी सर इधर ही हूँ। इधर ही है? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर थोड़ी 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 आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है बट ठीक है, सुनते जाएं। अच्छा खैर, ये चीज अगर हम्म। आपको समझ आ गई तो समझे आपको मोमेंट्स काफी अच्छी तरीके से समझ आ गई। आगे चलते हैं। ओके। हाँ जी कासिम, मोमेंट बताएं यहाँ पे कितनी होगी? ये पिवट ही है, दिस इज द पिवट, ये रेड डॉट। हाँ भाई। सर सर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सर फोर्स नीचे को आ रही है। और सर हाँ, 5 को सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, 5 से 5 के साथ कर तो देते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्टेंस, सर राइट? लेकिन ये हाँ फोर्स पिवट के ऊपर ही आ रही है, तो सर जीरो नहीं हाँ, होगा। तो एग्जैक्टली ये जीरो ही होगा। सही, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? आप जाएं जरा दरवाजे के ऊपर जाएं और दरवाजे के हिंज के ऊपर पुश करने की कोशिश करें, दरवाजा हिलेगा? नहीं सर। नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो एग्जैक्टली क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, राइट? कि मतलब आप पिवट से लेके जो फोर्स लगा रहे हो कितनी दूर से लगा रहे हो। अगर तो ये 5 मीटर पूरा इतना यहां से लगा रहे होते ना, तब फिर आप 5 लेते हैं, लेकिन अभी तो नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा हाँ जी अब्दुलरमान आपकी बारी। मुझे बताएं, अगेन यही पिवट है और अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो कितना मोमेंट बनता है? मोमेंट है फोर्स इनटू डिस्टेंस, टर्निंग इफेक्ट। सर 25। अच्छा 25। अब ये आपके पास पिवट है, ठीक है, मतलब जो आपका दरवाजे का हिंज होता है, दरवाजे के हिंज पे अगर आप फोर्स लगाएं तो हिलेगा? क्या कहते हैं? चेक कर रहे हैं बेशक मेरी तरफ से। ये डोर है, ये इसका हैंडल है, ये इसका हिंज है जहां से दरवाजा खुलता है, ये फिक्स पॉइंट है। तो अगर आप वो फिक्स पॉइंट पे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करें, क्या वो दरवाजा खुलेगा? हाँ जी अब्दुलरमान। हाँ जी किधर गए? सर क्या टेस्ट कहते हैं? करने गया होगा। हैं? सर टेस्ट करने गया होगा। नहीं सर इधर ही हूँ, क्या पूछा सॉरी। हाँ मैं पूछ रहा था कि अगर दरवाजा ये है जहाँ पे हिंज ये है, ठीक है, और हैंडल ये है, अगर आप बिल्कुल हिंज के ऊपर फोर्स लगाएंगे क्या वो दरवाजा खुलेगा? हैंडल से नहीं, बिल्कुल
यहाँ नहीं पे सर, नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेगा। तो ये जो मोमेंट का फॉर्मूला है इसमें एक चीज याद रखनी है लाजमी, ये हम्म। फोर्स इनटू डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। अब यहाँ पे जरा बताएं, अगर मेरा पिवट ये हो जाता है, पिवट मेरा फिक्स पॉइंट होता है, तो अगर मैं पिवट के ऊपर ही फोर्स लगाऊंगा तो कितना डिस्टेंस है फोर्स का और पिवट का? वो तो जीरो है, क्योंकि देखे ना, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये डिस्टेंस 2 मीटर है, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ तो ये थोड़ा और आगे ले जाता हूँ तो ये 3 मीटर 5 मीटर टोटल बन जाता है, राइट? लेकिन जैसे जैसे मैं वापस आता जाऊंगा तो अब मैं डिस्टेंस फिर अब 2 लूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पिवट के ऊपर बनाऊंगा तो फिर ये तो जीरो है, यहाँ पे समझिए ये 0 मीटर है, राइट? क्योंकि आपका पिवट से लेके फोर्स तक 0 मीटर डिस्टेंस बन जाता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे मोमेंट इज अगेन गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है। ये सेम एग्जांपल पहले भी हमने की थी, जहां पे मैं ऊपर से धक्का दे रहा हूँ वो दूसरी तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करते हैं जरा। हाँ जी कासिम, अब यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी ना एक नई कहानी ऐड कर दी है। यहाँ पे हम अब सर दो लोग जीरो। ले आए। हाँ ठीक है, जीरो होगी। यहाँ पे हम दो लोग ले आए, मतलब एक आगे से पुश कर रहा है और एक पीछे से पुश कर रहा है, मतलब समझे दरवाजे की दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों चाहते हैं कि मेरी साइड का दरवाजा खुले। ठीक है, तो इसमें दरवाजा खुलेगा? नहीं सर। नहीं खुलेगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? सर वो दरवाजे के सर पिवट पे ही अपना फोर्स लगा रहे हैं सारा इंच पे। वो दोनों क्या कर रहे हैं? नशे। सर इस हम वजह से आपके एग्जांपल का लेवल मैच कर सकते हैं। वो दोनों नशे कर रहे हैं, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पिवट के ऊपर। तो ना तो उसका खुलना है ना तो उसका दरवाजा खुलना है, सही? तो अगेन द नेट मोमेंट इज जीरो। ठीक है, अच्छा सर ये बहुत ही आगे। वही आपकी पिछली एग्जांपल वाली, सॉरी मैं सुन नहीं था रहा। अच्छा, ये दरवाजा है, ठीक है, और ये हुक है, वो उसका सॉरी जो हिंज है, ठीक है, जो बिल्कुल उसका जहां से फिक्स पॉइंट है, राइट? दो लोग हैं, दोनों दरवाजा खोलना चाह रहे हैं, एक बंदा यहां से पुश कर रहा है, एक बंदा यहां से पुश कर रहा है, तो क्या वो दरवाजा खुलेगा? नहीं सर, ये इक्वल फोर्स है, नहीं। इक्वल फोर्स है, हाँ, इक्वल फोर्स तो है, इक्वल फोर्स तो है, वो बात तो सही है। लेकिन मसला एक और भी है कि वो दोनों फिक्स पॉइंट से लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो वैसे वो तो अकेला भी होता, जी अगर आप सर, फिक्स नहीं पॉइंट पे, खुलेगा। हाँ, फिक्स पॉइंट पे अगर आप ना क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट पे अगर अकेला बंदा भी होता तब भी ना खोल पाता। आप दो ले आए तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। आप हिंज के ऊपर 1 ट्रिलियन न्यूटन फोर्स लगा दें तब भी नहीं वो खुलेगा दरवाजा। क्यों? क्योंकि आपका पिवट से लेकर डिस्टेंस कोई है ही नहीं, आप बिल्कुल पिवट के ऊपर खड़े हुए हो। पिवट के ऊपर जब भी फोर्स लगाओगे वो कोई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दरवाजा ही वो अपना खराब करेंगे। अच्छा, अब जरा चेंज कर देते हैं सवाल। ऐसे। अब अब्दुलरमान नवाब की बारी आ गई, थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर दी है। अब वही अगेन वो दोनों लोग दरवाजा खोलना चाह रहे हैं। अब एक बंदा 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो व्हाट इज द नेट मोमेंट, मतलब ओवरऑल मोमेंट? नेट मोमेंट आपके पास वैसे होती है, एक होती है क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो समझो आपका नेट मोमेंट हो जाता है। कि देखो मतलब फर्ज करें एक आपके पास कोई भी ये पिवट है, ठीक है, आप या तो इसको नीचे से फोर्स लगाएंगे तो ये किस तरह घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो फिर आप अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, जिस तरह वो घड़ी घूमती है, राइट? तो इसी तरह की मोमेंट्स हो सकती हैं, या तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, राइट? यही दोनों चीजें हो सकती हैं। तो खैर अगेन वही बंदा, अब हमने जरा क्या कहते हैं ताकतवर बंदा ले आए हैं। 10 न्यूटन की फोर्स है, हाँ नहीं आप बता दें अब। 10 न्यूटन की फोर्स है जो एक बंदा लगा रहा है और 5 न्यूटन की फोर्स दूसरा लगा रहा है, अगेन दोनों पिवट पे लगा रहे हैं। व्हाट वुड बी द नेट मोमेंट? सर दोनों पिवट पे हैं तो फिर भी जीरो नहीं होगी। फिर भी जीरो ही होगी अगेन। सर इन्होंने यस, ज्यादा नशे किए हैं। क्या किए मैं? सर इन्होंने ज्यादा सस्ते नशे कर लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है।
एक ने महंगा वाला किया हुआ है और एक ने सस्ता वाला किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें भी नेट मोमेंट जीरो होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये इसका भी मोमेंट जीरो ही बननी है, इसकी भी मोमेंट जीरो ही बननी है, क्यों? क्योंकि वो पिवट पे है। तो आप जीरो और जीरो को माइनस कर लो, क्या हो जाएगा? जीरो ही बनेगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, अब हम सीधा सीधे बंदे लेके आते हैं, कासिम जैसे। ठीक है, अच्छा भाई। हाँ जी कासिम, अब हुआ ये कि अब एक बंदा है दरवाजे की उस तरफ और दूसरा उस तरफ। ठीक है, एक बंदा लगा रहा है 10 न्यूटन की फोर्स दरवाजे से 2 मीटर दूर, मतलब हिंज से, पिवट से। ठीक है, और जो दूसरा बंदा है वो दरवाजे के बिल्कुल हैंडल के एज से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि कौन जीतेगा? किसका, किसकी साइड का दरवाजा खुल जाएगा? सर मेरे ख्याल से जो 5 मीटर की फूक लगा है दूर से। हाँ, अच्छा ठीक है। तो सर जब वो अब हाँ, आपने वही पढ़ाया था ना, पिवट से जितना दूर हाँ होता है उतना ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, काफी। लेकिन देखो ना, वो जो दरवाजे के करीब है वो जान भी तो ज्यादा लगा रहा है। सर क्योंकि वो क्लोज है तो उसको उसकी जो पावर लग रही है और जो दूर है हाँ, उसकी पावर ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि कम ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, अब बात आपकी बिल्कुल सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है। अब क्या हम इसको कैलकुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, मोमेंट हम निकाल सकते हैं ना, हमें पता है इट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर 10 to 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 चलो। को मल्टीप्लाई कर इस देंगे और ए इसको की 5 से करेंगे। इसकी मोमेंट होगी कितनी? अच्छा, सर ये 20 होगी। ये जो पुश कर रहा है ए वाला जो बंदा है, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा दरवाजे को या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो इस तरफ लेके जाएगा? तो ये कौन सी मोमेंट होगी? फिर एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज वाली मोमेंट है वो कितनी होगी? 10 × 2 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा। और जो दूसरा बी वाला बंदा है वो किस तरफ दरवाजे को घुमाएगा? इस तरफ। ठीक है, तो बी की क्लॉकवाइज मोमेंट होगी, राइट, दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, अब जरा हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इसका भी अगेन मोमेंट इनटू सॉरी फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। ये 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और पिवट से कितना डिस्टेंस है? सर 5 मीटर्स। 5 का। और ये यहाँ पे गलती आपने ये नहीं करनी कि आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि 3 सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और वो हमेशा इस तरह तंग करते हैं कि आपको कहेंगे, खैर आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आप यहाँ पे 3 डिस्टेंस ले लेंगे, लेकिन डिस्टेंस क्या था? फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स, तो ये 5 × 5 होगा, तो 25। 25। तो मतलब डोर विल ओपन क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, नेट मोमेंट किधर होगी? सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ। हाँ, व्हाट वुड बी द नेट मोमेंट? हाँ जी, नेट मोमेंट क्या होगी? क्या आप दोनों को माइनस कर दें, कि आप फर्ज करें कि 25 - 20 कर दें, तो दैट मीन्स 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज मोमेंट होगी। मतलब जिस तरह नेट फोर्स नहीं करते थे, कि मतलब कि एक बंदा 10 न्यूटन आगे लगा रहा है, एक बंदा 5 न्यूटन पीछे लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या थी? नेट फोर्स थी 5 न्यूटन, और वो जाएगा किधर? वो आगे की तरफ जाएगा, राइट। आप फर्ज करें कि वो डब्बा 5 न्यूटन की तरफ से कोई बस आगे पुश कर रहा है, क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन तो कैंसिल आउट होगी पीछे वाले जो जो आगे लगा रहा था उसकी वजह से, राइट। मतलब अगर समझें कि ये ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, और एक बंदा पीछे 5 न्यूटन से रिवर्स कर रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो डब्बा का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आगे की तरफ है ऑफ 5 न्यूटन। तो यहाँ पे भी समझे यही सीन हो रहा है कि ये 25 न्यूटन मीटर से आपको नीचे लेके जा रहे हैं, और ये 20 से आपको उल्टा लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो नेट मोमेंट है 5 न्यूटन मीटर, और दरवाजा नीचे की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है। यस सर। हाँ जी आनिया, समझ आई? जी सर। ओके, अब आनिया ये आपके लिए सवाल, यहाँ पे नेट मोमेंट क्या है? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 × 2 -5 × 2। हाँ, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी है इसमें?
10 multiplied by 2. 10 मल्टीप्लाई बाय, नहीं वो तो एंटी हो जाएगी ना, वो 10 वाला, क्योंकि देखिए 10 वाला आपको इस तरफ लेके जाएगा। Oh, sorry, 5. हाँ तो 5 वाले से आप करेंगे क्योंकि 5 वाला आपको नीचे लेके जाएगा, दैट वुड बी क्लॉकवाइज, तो 5 into 2 विच इज गोइंग टू बी 10 न्यूटन मीटर। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा हो जाएगा, वो आपका 10 न्यूटन वाला हो जाएगा क्योंकि वो आपको इस तरफ लेके जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका बन गया 10 into 2 विच इज इक्वल टू 20। तो दैट मीन्स कि आपकी जो नेट मोमेंट है वो किधर होगी, मतलब दरवाजा किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहे थे, बस इतनी सी बात है, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा जान लगाएगा, वो उसकी तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, हाँ जी कासिम, आगे समझ? यस सर। ठीक है, अब आपको, अब आप जान गए हैं कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। सर आज से मैं सही तरह दरवाजा खोल लूंगा। हाँ, अब आप जान गए, आपने यही तो सीख ली है। इतने दिनों से कमरे में बंद था मैं। हाँ, अच्छा। सही है यार, क्या किया हुआ था आपने? आप पिवट से खोल रहे थे? जी सर, मैं तो एंड से जान लगा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब यही एग्जांपल आपकी है सर घर ये वाले वाली? बाहर से पिवट पे जोर लगा रहे थे और मैं अंदर से अच्छा, लगा रहा था, दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। गुड यार। अच्छा, चले, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? आपने इस तरह का क्या कहते हैं, डरावना सवाल कहीं ना कहीं पेपर में देखा ही होगा, जिसमें एक बैलेंस पड़ा होता है, फिर दो तीन वो खिलौने रख देते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द सन। ठीक है, खैर इस तरह का सवाल तो नहीं आएगा। सर मैं भी कुछ सवाल कंफ्यूज आ, हूँ, सन कहाँ से आ गए। सवाल आपका आएगा कि वो आपसे पूछ लेगा कि किस पॉइंट पे जाके वो पिवट बैलेंस हो जाएगा, या फिर वो आपसे ये पूछ लेगा कि बाकी सारा कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर आपसे ये पूछेगा कि अगर तो वो बार बैलेंस है तो इस वाले टॉय का कितना वेट है, या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि मैं इस डब्बे को कितना दूर रखूं कि वो बार बैलेंस हो जाए, राइट? ये बेसिकली वो चीज है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिस तरह जिम में होता है। जिम में आप अब अगर कभी क्या कहते हैं, गौर से देखें, अगर आपके पास ये बारबल पड़ा है और ये यहां से रैक हुआ हुआ है इस तरह से, राइट, तो आप कोशिश करेंगे कि एक साइड पे बहुत ज्यादा वेट्स ना लगे हों, राइट? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर, फिर, बिल्कुल सर। हाँ मतलब वो होगा क्या, ये पता है क्या है? ये भी मूवमेंट्स है, दिस इज ऑल्सो टर्निंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब पता क्या हुआ है, अब आप समझे कि ये जो पॉइंट है ये आपका पिवट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका पिवट हो गया, और ये चलो पिवट हम कह देते हैं कि हमारे पास पिवट होना चाहिए, ये तकरीबन समझे कि यही यही यहीं पे आपका पिवट हो गया। लेकिन मसला ये है कि जहां से वो पिवट हुआ है वो इतना ज्यादा वेट आपका एक ही साइड पे है, राइट? तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और वो बार क्या होगा, वो बारबेल इस तरह आके, इस तरह आके, इस तरह आके किसी के सर पे लगेगा। ऐसे ही होगा, क्यों? सर क्योंकि भाई बहुत पिछले ज्यादा दिन वेट। शीशा टूट गया था। क्या होगा? सर वो शीशा टूट गया था, किसी लड़के ने ऐसे किया था, एक से उतार दिए थे, हाँ तो वो हाँ, उठ के जाके साथ शीशा था वो टूट गया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट हुई है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ना, ये इसको हम थोड़ा सा साफ करके बना लेते हैं, ये समझे ये पिवट था जहां पे वो बारबल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो होल्ड हुआ हुआ है, और आपने बहुत सारा वेट इस जगह पे कर दिया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो यहाँ पे तो फिक्स नहीं है, यहाँ पे तो आपने वो उसको रोकने के लिए उल्टा वेट नहीं लगाया हुआ, तो क्या होगा, वो बारबेल इस तरफ जाके, इस तरह जाके वो घूम के इसको फौत कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी समझे, ये एक तरह से क्योंकि वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, तो आपकी बारबेल की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई। ठीक है, चले खैर हमने यही चीज पढ़नी है। अब प्रिंसिपल मूवमेंट क्या है? प्रिंसिपल मूवमेंट बस ये है कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, बस इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है आज हमने, इज इक्वल टू
sum of anti-clockwise movement in an equilibrium, या फिर when stationary। के मतलब समझे कि अगर वो बारबेल, वो जो बारबेल है, अगर तो वो दोनों साइड्स पे जो मर्जी आप कर लें, ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेशनरी है, वो इक्विलिब्रियम में है, वो हिल नहीं रहा, तो दैट मींस दैट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होता, अगर ये इक्वल ना होता, तो फिर पता क्या होता, जो हमने पहले किया था कि वो रोटेट कर जाता। जब भी, ये बेसिकली क्या बात लिखी मैंने यहाँ पे, बात लिखी है ये कि नेट मोमेंट इज जीरो, क्योंकि उसका मतलब यही है कि जब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, हाँ यहाँ पे नेट मोमेंट जीरो है, तो दैट मीन्स द बार विल नॉट मूव, दैट मीन्स कि दिस इज इक्विलिब्रियम, वो हिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी चीज को इक्विलिब्रियम या फिर स्टेशनरी कहते हैं, तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं दैट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पर नेट मूवमेंट इज जीरो के मतलब कि अगर आपके पास ये बारबेल है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे भी काफी सारा वेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी काफी सारा वेट पड़ा हुआ है, लेकिन हमने ये देखा कि जितनी जोर से ये वाला वेट आपको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और जितनी जोर से आपको ये वाला वेट इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो इक्वल है। लेट्स से इसकी वैल्यू 10 थी और इसकी भी वैल्यू 10 थी, तो क्योंकि 10 वाज इक्वल टू 10, उसी की वजह से द बारबेल इज स्टेशनरी या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्ज करें अगर वो ना इक्विलिब्रियम होता, फर्ज करें ये 10 ना होता, मैं कह देता ये होता 2, तो फिर क्या होता, तो फिर वो इसका वेट आगे बहुत ज्यादा भारी हो जाता, यहाँ पे बहुत हल्का होता, तो वो फिर नेट मोमेंट आपकी वो जीरो ना होती। ठीक है, तो फिर वो इस तरह वो रोटेट कर जाता, वो बारबेल पे इस तरह हो जाता। ठीक है, हाँ जी कासिम, आई समझ जी थोड़ी बहुत? सर, जी सर। ठीक है, तो इस बात का बेसिकली यही मतलब है। इसको अब लिखते किस तरह से, डायग्राम्स में आपको ज्यादातर मिलता है कि देखें, ये अगर एक वुडन बार है, ठीक है, और ये बीच में पिवट है, मतलब आपने समझे स्क्रू से इसको फिक्स किया हुआ है, और आप अगर देखें कोई दीवार पे आपने इसको अगर फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल सिर्फ यहाँ बीच से फिक्स किया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज रखेंगे तो क्या होगा, वो इस तरह टिल्ट कर जाएगा, नीचे आ जाएगा वो। लेकिन लेट्स से अगर आप यहाँ पे वो कोई चीज रखते हैं, तो वो इस तरह टिल्ट कर जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूं अभी एट दिस टाइम, ये जो ए वाला डब्बा है, ये जो बी वाला डब्बा है, और ये जो सी वाला ट्राइंगल है, मैंने इनको बिल्कुल इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है, दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एट दिस मोमेंट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका मतलब ये है, सही है, कि देखें ये जो ट्राइंगल है और ये जो बॉक्स है, ये आपको क्लॉकवाइज नीचे लेके जाएगा, जो ये ए वाला बॉक्स है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नीचे लेके जाएगा। तो अगर तो ये बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि मैंने ये वाली बात अचीव कर ली है, दैट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, हाँ जी जी कासिम। सर, बात समझ। यस हानिया, डज दैट मेक सेंस? जी सर। हाँ जी अब्दुलरमान इधर ही है, हो गए जी सर। इधर ही है। जी सर, आ गई है समझ। अच्छा बट ठीक है, चलें, बस मेरे ख्याल से अभी काफी यही है, और बाकी फिर इसकी जो मैथमेटिकल वाली कैलकुलेशन है और कुछ पास में क्वेश्चन है वो फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, डन सर। ठीक है, ओके चलें सर, भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।